तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें मुंबई से और लगातार हम विशेष कार्यक्रम के माध्यम से बने हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की लाओस की यात्रा है और प्रधानमंत्री लाओस पहुंच चुके हैं। हमने देखा किस प्रकार से वहां पहुंचे और अब से कुछ देर बाद ही आसियान इंडिया समिट, जो कि भारत और आसियान देशों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए उसमें प्रधानमंत्री की शिरकत होगी। और इस कार्यक्रम में हम लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूं आपके साथ आर्यन, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ममता चोपड़ा भी। हम लोग लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और ममता, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो हमने विरासत का पुट तो देखा है, अब विकास की बात आगे होगी। बिल्कुल ठीक बात। और जब बात होती है आसियान भारत शिखर सम्मेलन की, तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जहां भारत आसियान के 10 देशों के साथ मिलकर किस तरीके से आगे इस पूरे क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बढ़ा जा सकता है और कैसे भारत इन देशों के साथ न केवल द्विपक्षीय संबंधों के आयाम बल्कि एक समूह के तौर पर आसियान के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। ये तमाम बातें हैं जिनका यहाँ पर चर्चा विमर्श किया जाता है आसियान भारत शिखर सम्मेलन के मंच पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद जब इस मंच पर अपनी बात सामने रखेंगे तो सभी सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को आगे रखते आए हैं कि कैसे भारत अपने विकास के साथ साथ अन्य देशों के भी विकास को आगे गति देने को तैयार रहता है। और ऐसे में आसियान के साथ खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं संबंध आर्यन, क्योंकि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ये तमाम आसियान के देश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके 10 वर्ष पूरे हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसियान के मंच पे ये 10वीं मौजूदगी होगी, यानी कि 9 बार बीते 9 वर्षों में वो जा चुके हैं। ये 10वां वर्ष होगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। तो अपने आप में दोनों ही मौकों में एक दशक का सफर ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से लुक ईस्ट से हटके या आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट की जो अवधारणा पे भारत आगे बढ़ा है बीते एक दशक में, उसमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। और इस तमाम कार्यक्रम के माध्यम से हम विस्तार से बातचीत भी करते रहेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो अभी तक की तस्वीरें आई हैं उसका भी हम आपसे रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिन की यात्रा पर विनियन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की यह यात्रा लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनैक्से शिफानडोन के निमंत्रण पर हो रही है और ये तस्वीरें अब से कुछ घंटे पहले की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पर एयरपोर्ट पर, उसके बाद में होटल में भी उनकी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाओस के गृह मंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और एक राजकीय सम्मान के साथ में एक अतिथि को जो सम्मान मिलता है, लाल कालीन रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री का स्वागत और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर वियंगचान पहुंच गए हैं, लाओस की राजधानी वियंगचान, जहां उनका पूरे औपचारिक ढंग से स्वागत किया गया। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा जब आज प्रधानमंत्री आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और पीएम मोदी का लाओस समुदाय के लोगों ने वियंगचान के होटल में प्रधानमंत्री मोदी का जोश व खरोश के साथ स्वागत किया। हिंदी में उनका अभिवादन भी किया गया और इस दौरान भारतीय प्रवासी और लाओस समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का भी पाठ किया। लाओस में बिहू कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कला का प्रदर्शन भी दिखाया।
भारतवंशियों और लाओ समुदाय के लोगों के साथ मंत्रोच्चार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस मंच पर भारतवंशियों ने अपनी लोक संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने असम का बिहू नृत्य भी प्रस्तुत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने असम के बिहू नृत्य को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनसे बात की हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यंचन में स्वागत के लिए लाओ महिलाओं ने बिहू नृत्य किया। उनसे बात करेंगे, जिन्होंने सिखाया है, भारतीय मूल की हैं और लाओ में रहती हैं। मैडम बताइए, कितना समय लगा है सिखाने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहू की परफॉर्मेंस देखी यहाँ पर, क्या कहेंगे? नमस्कार। इट्स एन ऑनर कि उन्होंने उनके सामने हम प्रस्तुत कर पाए बिहू डांस। आई एम फ्रॉम आसाम टू, सो इनको सिखाने में इतना टफ भी नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने को मैंने जब बोला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको गाना है, तो दे आर वेरी हैप्पी टू परफॉर्म। सो इट वाज नॉट सो टफ एंड लिटिल बिट टफ, बट because of Modi we can do anything and anytime. You know, it was so happy movement for us. Also for the team, they're very happy to perform in front of. And when Modi ji said like once more, it's like I got the world. You know, ये मेरे लिए पूरा दुनिया मिल गया है, ऐसा लगा। I'm so happy. I'm so happy to perform this. तो हर एक के बीच में खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच में थे और बिहू नृत्य को उन्होंने देखा और उनके लिए कहा वंस मोर। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में खुशी का लम्हा। इस बीच में हमारे सहयोगी संवाददाता जो लाओस में मौजूद है, अजय मिश्र, उन्होंने वहाँ पर प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। लाओपीडिया में वैसे तो भारतीय समुदाय की संख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्साह इन लोगों का देखते ही बन रहा था। जबरदस्त स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। आप अपना नाम बताएं। प्रतीक वर्मा। तो प्रतीक जी, आप कितने समय से हैं लाओ में? प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के कैसा लगा? 8 साल से यहाँ पर हैं। ये तो एक सपना जैसे सच हो गया। मोदी जी को एकदम इन पर्सन देखा और कहीं ना कहीं थोड़े भावुक भी हो गए। मोदी जी को देखकर अपने देश की याद आई। अपने देश की याद आई। और आप भी यहाँ पर किस संस्था से जुड़ी हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। बहुत मजा आया। हमारा सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के लाओ लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया हिंदी में बोल के। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं जो अपने अनुभव शेयर करना चाहें। आप नाम बताएं। मेरा नाम हबीब मोहम्मद चौधरी। तो अब चौधरी साहब, आप थोड़ा सा बताएं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितना एक्साइटमेंट लाओ में क्यों है इस बार? बहुत एक्साइटेड थे। मैं आसाम से आया हूँ उनसे मिलने के लिए, और अपना बिहू जो असम के ट्रेडिशनल डांस है उससे उनको वेलकम किया गया है। वो उनका पास कोई एक ऑरा है। सब आदमी पागल हो गए मिलने के लिए। बहुत आदमी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 11 बजे से इंतजार कर रहे थे। पूरा कम्युनिटी के आदमी आए। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उधर बाहर एक देश में मिल के, और आदमी बड़ा उत्फुल्ल था। बड़ा एंजॉय किया हम लोग ने। बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम ज्वेलरी के काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के क्या कुछ आपको माहौल नजर आया? अच्छा लगा हम लोग को। बहुत अच्छा लगा इधर आके। मैं काम यहाँ से 20 साल से काम कर रही थी। 22 साल से। तो ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब भी वो भारत से बाहर विदेश की यात्रा पे जाते हैं, तो जो भारतीय समुदाय है अपने आप ही खिंचा चला आता है और अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य और जो दूसरी परंपराएं हैं उनको लेकर के जो उत्साह है वो स्पष्ट नजर आता है। इतनी दूर से चंडीगढ़ से उनसे मिलने आए हैं, और जब हम उनको मिले, इतना काम कर रहे हैं देश के लिए और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ, एक के साथ बिल्कुल अपनेपन के साथ
वो मिलते हैं। तो यही अपनेपन का जो एहसास है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना बना लेता है और एक आकर्षण तो जरूर है उनमें वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो अपने आप जो भारतीय समुदाय है उनको यहाँ पर आकर्षित कर लेता है। जबरदस्त स्वागत किया गया है, लेकिन अभी कार्यक्रम और भी हैं जिसमें लाओ पीडीआर और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और भी मजबूत करने का काम इस बार की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस पहुंचने पर किस तरीके से भारतीय समुदाय ने स्वागत किया, ये आपको वो भी दिखा देते हैं।
तो भारतवंशियों के साथ साथ स्थानीय लाओस वासियों के द्वारा भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया देखने लायक था। और प्रधानमंत्री मोदी की इस लाओ पीटीआर यात्रा में संस्कृति का भी एक बड़ा मिश्रण देखने को मिला। भारत और लाओ पीटीआर के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सांस्कृतिक आदान प्रदान में का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। और पीएम ने अपनी यात्रा के दौरान बैठक से पहले लाओ रामायण फालाक फालाम का भी प्रदर्शन देखा। तो प्रधानमंत्री मोदी का लाओस दौरा भी कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने लाओस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन लाओ पीटीआर के वियंगचान में हो रही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनकी यह यात्रा कई मायनों में अहम और सफल साबित होगी। प्रधानमंत्री के इस यात्रा से आसियान देशों के साथ भारत का जुड़ाव और संपर्क और ज्यादा मजबूत होगा। दरअसल इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे कर रहा है। दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ मिलकर भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही सहयोग के भविष्य की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि ये सम्मेलन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। लाओ पीटीआर और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस क्षेत्र के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है। ये क्षेत्र भी बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत से समृद्ध है। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए लाओ पीटीआर नेतृत्व के साथ होने वाली ये बैठक महत्वपूर्ण होगी।
और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान भी हैं जो स्टूडियो में उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वधवा जुड़े हुए हैं जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ी हैं जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जोशी। और सबसे पहले डॉक्टर जोशी, अगर मैं शुरुआत आपसे करूँ, क्योंकि ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे वक्त में जब जिस तरीके का भू राजनीतिक उथल पुथल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से समस्त विश्व के रणनीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता रणनीतिक कारणों से ही बढ़ गई है, उसके मद्देनजर आसियान के ये 10 देश और इनके साथ भारत का जुड़ाव इस समिट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? ममता, आपने बहुत अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से इस चर्चा का आरंभ किया है। निश्चित तौर पर हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं बहुत उथल पुथल से भरी हुई है। बहुत सारे युद्ध हम अपने आसपास देख रहे हैं। 2 बड़े युद्ध के थिएटर खुले हुए हैं। बहुत सारे संकटों से विश्व हाल फिलहाल गुजर रहा है। तो जब हम साउथ ईस्ट एशियन देशों की ओर नज़र डालते हैं तो ये उन संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके बारे में ये तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ या ग्लोबल साउथ के देश या हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार उल्लेख करते रहते हैं। तो ये संभावनाओं से भरे हुए देश हैं, इनसे ये आसियान बना हुआ है। तो चाहे आप इनके नेचुरल रिसोर्सेज की ओर नज़र डालें, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ओर नज़र डालें, जिस प्रकार की संभावनाएं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आसियान का अपना एक बड़ा महत्व है। 1967 में इसकी शुरुआत थाईलैंड में की गई थी और फिर इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया। और आज जो सदस्य देश हैं, चाहे ब्रुनोई हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इंडोनेशिया हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, तो ये तमाम जो देश हैं इनका अपना एक आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक महत्व है। और जिस साझा सांस्कृतिक डोर से ये तमाम देश भारत से बंधे हुए हैं, जैसे हम यहाँ इन तमाम देशों में देखेंगे कि किस प्रकार से रामायण की परंपरा है, किस प्रकार से हम बुद्ध को थ्रू आउट दिस रीजन देख सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से चाहे यहाँ के इन देशों का दर्शन हो, लोगों का या जो सामाजिक स्तर पे हम लोगों का रहन सहन देखें, तो भारत और इन देशों के बीच में कई समानताएं हैं। और जब भारत ने 1991 के समय ग्लोबलाइजेशन ने जब विश्व पर दस्तक दी, शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, इसके बाद जो भारत ने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की तो उसमें हमने ईस्ट एशियन देशों की ओर पहले देखा। फिर हमने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की तो हमने अपने दायरा बढ़ाया और हमने अपने लुक ईस्ट पर एक्चुअली एक्ट करना शुरू किया। और हमने ये तमाम जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं इनके साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने के लिए आसियान जैसे जो ये संगठन है इनसे हमने अपने सुदृढ़ रिश्ते किए। तो अब जैसे हमने हिंद क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर नाम की एक स्ट्रेटजी बना रखी है, उससे भी ये तमाम देश जुड़े हुए हैं। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम अलग अलग मंचों से बायलैटरल स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर हम जिस प्रकार का काम कर रहे हैं तो वहाँ भारत और आसियान के जो संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। एम्बेसडर वाधवा जी, आपको लगता है कि बहुत कम देर में अब हमें जानकारी मिलेगी कि इंडिया आसियान के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी अपने वक्तव्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं? क्या एक बड़ा एजेंडा होगा इस बैठक का और क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बैठक के मंथन से किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि पिछली साल की बैठक के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने एक 12 पॉइंट एजेंडा भी सामने रखा था। जैसा कि आपने कहा, पिछली जो समिट मीटिंग थी भारत और आसियान देशों के बीच में, उसमें ये 12 पॉइंट एजेंडा भारत ने रखा था। और प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर काफ़ी ज़ोर दिया था। उसके साथ साथ भारत ने 3 अनाउंसमेंट्स भी करी थी जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स हैं, जिसके तहत डिजिटल कनेक्टिविटी के अलावा जो आर्थिक एक समूह है एरिया आसियान में, उसको फाइनेंशियल हेल्प देने की बात करी गई थी। साथ ही साथ जो हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भारत ने बल दिया था। तो इस बार उन्हीं 12 मुद्दों के ऊपर कुछ और आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि अब आसियान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो म्यांमार की बड़ी चुनौती है। म्यांमार का मुद्दा और वहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी अरसे से अब चली आ रही है, जो कि सॉल्व नहीं हो पाई है।
आसियान के पास आसियान ने काफ़ी कोशिश करी है और भारत जैसे देश उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि भारत के लिए म्यांमार का मुद्दा अपनी जो सीमा है जो उसके तहत उसके मद्देनजर रखते हुए और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ जो मुश्किलात आगे चलकर हमें उनका सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि म्यांमार में स्थिरता आए और आसियान जो भी कोशिशें कर रहा है भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरा, साउथ चाइना सी का जो मसला है वो भी अभी तक कई दिनों से चला रहा है, क्योंकि चीन चाहता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट आसियान देशों के साथ बने, लेकिन उसके ऊपर मंजूरी इसलिए नहीं है क्योंकि चीन के मद्देनज़र अगर जो बाकी के जो देश हैं जो आसियान के साथ जुड़े हुए हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश और अमेरिका जैसे देश कई सालों से कहते रहे हैं कि भारत को और दूसरे देशों को इसमें एक रोल ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की एस्पेक्ट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बायलैटरली भारत ने डिफेंस से लेकर और आर्थिक जो मदद आसियान को प्रदान की है, हमारे पास 3 अलग अलग जो फंड्स बनाए हैं भारत ने। एक तो एक आसियान फंड है जिसमें भारत ने $100 मिलियन पहले ही मुहैया करा चुका है भारत। उसके बाद एक साइंस और टेक्नोलॉजी फंड है जिसको हम, और एक ग्रीन फंड है। तो इनके तहत तीनों फंडों के तहत जो आसियान की जो सेक्रेटेरिएट है उसके थ्रू भारत ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं आसियान के लिए। और इस समिट मीटिंग में मैं आशा कर सकता हूं कि इस बार भी भारत कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर करेगा और जो 12 मुद्दे पिछली बार रखे गए थे उनको आगे भारत जरूर ले जाएगा। जी, जब ये 12 मुद्दों की हम बात करते हैं ना, तो उनमें तमाम अन्य मुद्दों, चाहे स्वास्थ्य की बात करें या क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करें या डिजास्टर रिलीफ की, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम मुद्दों तो आते ही हैं। लेकिन डॉक्टर जोशी, 2 ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं पिछली बार इन 12 मुद्दों में जिन पर नज़र सबकी रही, जिसमें एक सामुद्रिक सुरक्षा रहा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसमें कोऑपरेशन। लेकिन एक और मुद्दा था सुरक्षा को लेकर, जिसमें साइबर सुरक्षा भी उससे जुड़ा हुआ मुद्दा था। आतंकवाद, आतंकी फंडिंग इत्यादि वो सभी उसी के अंदर आते थे। लेकिन ये जो साइबर का मुद्दा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान आकर्षित इस बार किया जाएगा, खासकर तब जब हाल फिलहाल भारत की ओर से एक बड़ी चिंता रही है साइबर स्लेव के मुद्दे को लेकर, और ये वही देश है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। क्या ये भी एक मुद्दा, एक नया पहलू सामने आ सकता है जब हम बात साइबर सुरक्षा की करते हैं इन तमाम देशों के लिए? देखिए, जब हम साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर हम नज़र डालें या अलग अलग ये जितने स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं विश्व में, हम जहाँ पर भी जा कर के देखते हैं तो हमको ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे नज़र आते हैं। निश्चित तौर पर पिछली बार जब भारत ने इन 12 सूत्रों की बात की थी तो साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस पर आज भी पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई होंगी, क्योंकि जब हम एक व्यापक सुरक्षा का मैकेनिज्म बनाने की बात करते हैं तो उसमें ये साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। आप चाहे सामुद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें या आप एरियल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें या आप लैंड सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, साइबर सिक्योरिटी इन सभी प्रकार की सिक्योरिटीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे पायरेसी से जुड़ी हुई चीज़ें हों या हैकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हों या ये अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये लाओस और कंबोडिया को हम केंद्र में रख करके देख सकते हैं। तो इसको लेकर के एक तो हम नियमन की दृष्टि से देख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है जिसके माध्यम से जो साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, जैसे साइबर थेफ्ट हुए या हैकिंग हुई या पायरेसी हुई या इस प्रकार की चीज़ों पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा, तकनीक सामने आती है कि कैसे हम इस प्रकार की तकनीकों का विकास करें कि जो हमारी डिफेंसिव तकनीक है वो पीछे ना रहे, वो ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे रहते हुए और हमको एक साइबर सुरक्षा की
दृष्टि से एक गति प्रदान करें। और फिर तीसरा यह है कि हम इससे जुड़ी हुई जनरल अवेयरनेस किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को कैसे जागरूक बना सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये साइबर सिक्योरिटी है ये सिर्फ सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ या किसी एक क्षेत्र से की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा व्यापक जो असर है वो हमारे ट्रेड पर या लोगों की दैनंदिन जो जीवनचर्या है उस पर भी पड़ता है। तो उस दृष्टि से कैसे लोगों को या संस्थाओं को इससे जोड़ा जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस दृष्टि से जब हम इस व्यापक एक दृष्टिकोण लेकर जब हम साइबर सिक्योरिटी की ओर नजर डालते हैं और आसियान की ओर जब हम जाते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजिकली एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। साइबर सिक्योरिटी एक प्रायोरिटी है यहाँ पर, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ किस प्रकार से वो साइबर दृष्टि से सुरक्षित रहे, इसको भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। तो आज हो सकता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, तो इसमें एक जैसे कि मैंने आपसे कहा, नियमन, तकनीक और कैसे इसमें लोगों को और संस्थाओं को हम जोड़ सकते हैं, ये 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं। हो सकता है इस पर कोई बात हो। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब से कुछ देर बाद इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान इंडिया समिट को लेकर अपना जो वक्तव्य देखेंगे, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं, इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाओस में हैं, जहां पर वो इंडिया आसियान समिट में शिरकत करेंगे। उसके अलावा ईस्ट एशिया समिट में भी वो भाग लेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, इसके अलावा मिस्टर अनिल वाधवा जी हैं। मिस्टर वाधवा, एक सवाल ये, क्योंकि जब भारत या कोई भी देश अन्य देशों के साथ में किसी मंच पे आगे बढ़ने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए जब नेगोशिएशंस कर रहा होता है, ये कितना मैटर करता है कि जो कंसिस्टेंसी है आपके लीडरशिप में, आपके पॉलिसीज में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10वां एक तरीके से आसियान में बैठक होगी, तो ये एक अपने आप कितना एक अहम पहलू है और इसका कितना एक असर होता है जब हम बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने सभी आसियान समिट्स में भाग लिया है, 2 समिट्स को छोड़ करके, और वो 2 समिट्स कोविड के टाइम पर थी, तो प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी कमिटमेंट है आसियान की रिलेशनशिप के लिए, और आसियान और इंडिया के बीच में जो संबंध हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आसियान के सभी देशों के हेड्स को भी यहाँ पर बुलाया था। और इस दौरान आसियान इंडिया की समिट मीटिंग भी हो चुकी है। हर एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आसियान की जो सेंट्रलिटी है वो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इंडिया के जो इंडियन ओशन इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आसियान का जो इंडो पैसिफिक आउटलुक है उसके साथ में उसको जोड़ने की बात करी है। उससे भारत और आसियान के बीच की जो दूरी है वही काफ़ी हद तक कम हुई है। हम देख रहे हैं कि भारत और आसियान के बीच में जो व्यापार है वो भी आगे बढ़ा है, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। तो आगे चलकर मैं सोचता हूँ कि ये जो कंटिन्यूटी की जो पॉलिसी है
और जो आसियान सेंट्रलिटी की जो भारत की पॉलिसी है उससे भारत और आसियान को दोनों को इससे मौका मिलेगा कि अपनी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन एम्बेसडर वाधवा, जब हम बात करते हैं भारत आसियान की तो हम ये भी देखते हैं लगातार कि किस तरीके से हाई प्रोफाइल विजिट्स शुरू से ही लगातार निरंतरता इनमें भी बनी रही है। चाहे हम शिखर स्तर की ही नहीं बात करें, बल्कि हम विदेश मंत्री स्तर की, रक्षा मंत्री स्तर की, वाणिज्य मंत्री स्तर की, सचिव स्तर की, ये तमाम वार्ताएं समय समय पर होती रही हैं। और खासकर तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सरकार की नीति रही है वो यही रही है कि इन देशों के साथ हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विजिट्स हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे केंद्र में तो ये हमेशा से ही रहा है पूर्वी क्षेत्र, लेकिन अब सरकार एक नए फोकस के साथ इन देशों की ओर कदम बढ़ा रही है और आसियान भारत समिट में ये जो पुश अभी तक हम देखते आ रहे हैं ये भी इसका भी प्रभाव नजर आएगा? इसका प्रभाव ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री ब्रुनेई भी गए थे और ब्रुनेई की जो विज़िट है, प्रधानमंत्री की विज़िट कई सालों के बाद हुई है। और आसियान को जितने भी देश हैं, छोटे हों बड़े हों, उन सब के साथ संबंध बनाने के लिए भारत बहुत इच्छुक है। प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मंत्रियों से भी कहा है कि जो उनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें भी रेगुलरली वो पार्टिसिपेट करें। और अभी आजकल इंडिया और आसियान के बीच में करीब 30 ऐसी मीटिंग्स हैं जिसमें भारत के मंत्रीगण पार्टिसिपेट करते हैं। और ADMM प्लस जो अभी हुआ था उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से हमें देखें जो रेगुलरली जो आना जाना बना हुआ है आसियान के साथ में भारत का, उसका भी बायलैटरल रिलेशनशिप पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी, सुधांशु जोशी जी, एक थीम के लिहाज से बात की जाए तो इस बार आसियान में कनेक्टिविटी और रेजिलियंस थीम रखी गई है। कनेक्टिविटी और रेजिलियंस को लेकर क्या हम अपेक्षा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भारत का भी फोकस कनेक्टिविटी के लिहाज से बात की जाए तो फिजिकल, डिजिटल और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे कहीं दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि ये जो भारत की सरकार की जो पुश है, कोशिश है, इसका असर इस मंच के माध्यम से भी बढ़ते सहयोग पे दिखाई पड़ेगा? निश्चित तौर पर आप कनेक्टिविटी और रेजिलियंस इसको जब व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य से या भारत वैश्विक मंचों से क्या कह रहा है, जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो आसियान से जोड़कर जब हम देखें तो बहुत बड़ा महत्व है। और इस कनेक्टिविटी के लिहाज से कनेक्टिविटी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी हो या हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके एक डिजिटल कनेक्टिविटी बनाएं या हम तकनीक के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाएं या हम पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा दें, तो हर लिहाज से कनेक्टिविटी आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसका एक बड़ा महत्व है। तो हर प्रकार की कनेक्टिविटी से के लिहाज से, और फिर हम यदि रेजिलियंस के लिहाज से देखें तो कोविड के बाद हमने और अभी जो युद्ध चल रहे हैं तो हमने इस दंश को झेला है कि जो हमारी सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं उसके लिए बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग इस प्रकार के जो मंच है वहाँ से कहते हैं कि चाहे हमारी सप्लाई चेन्स हो या हमारे आपस के जो संबंध हैं, हमको रेजिलियंट करने की आवश्यकता है। और वो रेजिलियंस तब बन पाएगा जब हमारी कनेक्टिविटी और आपस का विश्वास सुदृढ़ होगा। तो जैसे अभी हमारे माननीय विदेश मंत्री ने लाओस की जुलाई में यात्रा की और इस दौरान बड़े महत्वपूर्ण लाओस के साथ बायलैटरल स्तर पर कुछ हमने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए। जैसे हमने 13 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए एक MOU साइन किया। हमने लाओस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार से भारत सहायता कर सकता है इसको लेकर के हमने समझौते किए। फिर मेकोंग गंगा जो ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हम भारत आसियान की दृष्टि से, लाओस भारत की दृष्टि से, कंबोडिया भारत की दृष्टि से, इंडोनेशिया भारत की दृष्टि से देख सकते हैं। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के बातचीत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के बात हुई। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत कैसे इन देशों की सहायता कर सकता है और वाइस वर्सा, तो इसको लेकर के बात हुई। जब हमारे प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए थे, सिंगापुर गए थे बीते दिनों, तब भी हमने चर्चा की थी कनेक्टिविटी और रेजिलियंस। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण थीम रही हैं जिनको लेकर के बाइलेटरली और मल्टीलेटरली भारत एक प्रणेता की भूमिका निभाते हुए काम कर रहा है। तो ये आसियान के पटल पर देखना कोई अचरज की बात नहीं है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के दोनों ही चाहे वो कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, या फिर हम
रेजिलियंस की दृष्टि से देखें तो चाहे तकनीक को रेजिलियंट बनाने की बात हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी को रेजिलियंट बनाने की बात हो, चाहे सप्लाई चेन्स को रेजिलियंट बनाने की बात हो, मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण समझौते या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। जी, तो ऐसे में एम्बेसडर वधवा, जब हम भारत आसियान की बात करते हैं तो 3 पिलर्स इसके कहे जाते हैं। एक तो कनेक्टिविटी ही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना और तीसरा मैरीटाइम डोमेन। इन 3 को एक स्तंभ मानकर चला जाता है। और जब भी हम भारत के नज़रिए से अब देखते हैं, आज जब भारत विश्व से बात करता है तो भारत अपने कुछ ठोस नीतियों के आधार पर बात करता है। भारत इस सोच के साथ बात करता है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। ये जो तमाम 10 देश हैं, इन सब की अपनी स्ट्रेंथ हैं, अपनी वीकनेसेस हैं। भारत के लिहाज से इन देशों की क्षेत्रीय रणनीति के तहत, भारत की क्षेत्रीय रणनीति के तहत ये देशों के साथ, आसियान के साथ हम किस भूमिका में आगे बढ़ सकते हैं आज की तारीख में, जब हम मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं और ये देश भी मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इसमें दो या तीन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर और ट्रेड के तौर पर आसियान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र हैं भारत के, अगर उसके साथ में आसियान की कनेक्टिविटी बढ़ सके तो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है वो आगे चलकर बहुत सिक्योर हो सकता है। इसमें म्यांमार की जो सिचुएशन है आजकल की दृष्टि से देखें और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसकी दृष्टि से देखें, इसमें थोड़ा डिसरप्शन आया है। भारत ये चाहेगा कि म्यांमार में जो स्थिति है वो स्टेबल हो जाए, ताकि जो ट्राइलैटरल हाईवे भारत बना रहा है, भारत और म्यांमार के थ्रू थाईलैंड की जो कनेक्टिविटी है, अगर वो आगे रोकना चाहूंगी एम्बेसडर वधवा, इस सवाल पर वापस आएंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लाओस यात्रा के दौरान बैठक से पहले लाओ रामायण यानी फालाक फालाम का भी मंचन देखा, तो आपके सामने भी प्रस्तुत करते हैं ये दृश्य।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री लाओस में जो स्थानीय स्तर पे रामलीला का मंचन होता है उसको वो देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के शुरुआती समय में ही देखा जाए तो एक तरीके से इसके लिए समय निकाला और ये कहीं ना कहीं कल्चरल कनेक्ट सीधे तौर पे दिखाता है भारत और लाओस या अन्य साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारी तमाम देश हैं जहाँ पे रामायण का मंचन होता है। बहुत ही खूबसूरत मंचन था ये, जिसमें भंगिमाओं के माध्यम से मास्क बहुत इंपॉर्टेंट थे जिससे आप करेक्टराइज कर सकते थे कि कौन हनुमान है, कौन राम, कौन लक्ष्मण इत्यादि। और ये भी दिखाता है कि कहानी तो वही है लेकिन कैसे अलग अलग देशों ने, ये आसियान देशों ने इस कहानी को अपनी संस्कृति के आधार पर आत्मसात किया और अब किस तरह से इसका प्रदर्शन इन सभी देशों में किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय रामायण फेस्टिवल्स होते हैं तो ये आसियान देशों में से कितने ही देश हैं जो हमारे पास आते हैं और जुड़ते हैं। डॉक्टर जोशी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, जब आप इस प्रकार के रामायण को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि राम यहीं से थे, वो फिर अयोध्या शायद लाओस में ही हो जाती है। यदि हम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की ओर देखें तो रामायण का जो पहला स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ था वो असमिया में हुआ था। तो आप यदि असम में जाकर के असमिया रामायण को देखें या उसका मंचन देखेंगे तो राम और सीता ऐसा लगेगा कि वो अयोध्या कहीं आसाम में ही थी। तो यही वो साझा विरासत है जो फिर दो संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ देती है और यहीं से फिर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और फिर इसके बाद अलग अलग स्तर पर जब हम सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर बात करते हैं तो फिर चीज़ों पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे जाते हैं। जैसे लाओस के साथ जहां पर माननीय प्रधानमंत्री इस रामायण का मंचन देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में व्यापार में लगभग 20% की वृद्धि हुई और अभी 112 मिलियन यूएसडी से ज्यादा का दोनों देशों के बीच का व्यापार है। तो ये जो लोगों के बीच के संबंध है, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो एक डिप्लोमेसी का अभिन्न हिस्सा है, इसकी वजह से फिर जो अन्य सामरिक क्षेत्र है उस पर संबंधों पर बड़ा एक सकारात्मक असर हम देख सकते हैं। जी, एम्बेसडर वधवा, आप तो सेक्रेटरी ईस्ट रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसे वक्त में तो आप इस समय देखा जाए तो ये जो सांस्कृतिक संबंध है ये जरूर प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। इस तस्वीरों को और इस विषय पे तमाम जो पहलू हैं उस पर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अब से कुछ ही देर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। उससे पहले मैं आपको तमाम बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ लाओस में और उसके बाद उन्होंने रामलीला का मंचन भी, रामायण का मंचन भी देखा। और हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल वधवा हैं जो सेक्रेटरी ईस्ट रह चुके हैं इन देशों में, इनको अनुभव भी रहा है तमाम रामायण का। एम्बेसडर वधवा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अचंभित रहे होंगे, अलग अलग देशों में वही रामायण लेकिन अलग अलग स्वरूप में। जी हाँ, अलग देशों में ये रामायण का बहुत बड़ा कनेक्ट है। और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जैसा कि हमने पहले सुना कि सभी लोग यही सोचते हैं कि रामायण वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं रामायण के, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे कई देशों में देखने को मिला, वो ये कि जो हनुमान का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। लेकिन बाकी सभी कैरेक्टर जो हैं, जो भारत में जो रामायण है उसके हिसाब से बिल्कुल मेल जोल है उनमें और बहुत कॉमनैलिटी है। और जिस तरह से ये उसकी जो कहानी कई लोगों में, कई देशों में उसकी कहानी जब सुनाई जाती है तो इंडोनेशिया में किसी और पार्ट पर उसका विशेष
जोर रहता है। और लाओस में जैसे हम देख रहे हैं जो सीता का जो अपहरण हुआ था उसके ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। तो उसमें थोड़ी वेरिएशंस हैं लेकिन कॉमनैलिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं और ये एक बहुत बड़ी कड़ी है भारत और इन देशों के बीच में। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि जिस कल्चरल कनेक्ट की हम बात करते हैं, जब हम मूल तौर पे देखते हैं तो वो हमारी साझा विरासत जो जुड़ाव है वो अपने आप में जुड़ी नज़र आती है। हमने देखा कि जब ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने वहाँ पे रामायण का मंचन देखा, उससे पहले बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। तो सिर्फ हिंदुज़म के लिहाज से नहीं बल्कि बौद्धिज़्म के लिहाज से भी देखा जाए, बहुत गहरी जड़ें हमारी जुड़ी हैं सभ्यतागत तरीके से, और ये शायद हमको एक ऐसे धागे से पिरोती हैं कि वो जुड़ाव शायद कहीं और देखने को मिलता नहीं है। फिर बिल्कुल, मैंने जैसे कि कहा कि हम संस्कृति की घनिष्ठता की डोर से बंधे हुए हैं। चर्चा की शुरुआत में हमने बुद्ध की भी बात की और रामायण की भी बात की, और जब हम आसियान के इन देशों की ओर देखते हैं तो लोगों के नाम के आगे राम लगाना एक परंपरा है वहाँ पर। तो राम यदि हम इन देशों की ओर नज़र डालें तो इनकी संस्कृति में बहुत गहरे तक व्याप्त हैं। और ऐसे ही जब हम बुद्ध की ओर देखते हैं तो बड़े गहरे तक जो बुद्ध का दर्शन है, चाहे तमाम उनके स्तूप हों या बुद्ध के जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो हों, या बुद्ध की ओर जब हम नज़र डालते हैं, उनके दर्शन बुद्धिज़्म की ओर नज़र डालते हैं, तो फिर इन देशों में हमें बहुत व्यापक बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो साझा सांस्कृतिक जड़ें हैं, ये जो संबंध हैं, और उससे भी इतर एक और चीज़ कहूँगी, इस साझा दर्शन और संस्कृति की वजह से जो हमारी एक सी भावनाएं हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो वो हमें इन देशों के दर्शन में भी देखने को मिलती है और भारत में भी देखने को मिलती है। तो फिर वही कहूँगी कि इसकी वजह से फिर जो हम जब सामरिक और कूटनीति के स्तर पर आते हैं तो फिर दो जो सरकारें हैं, जो दो देश हैं, उनके बीच में एक साझा विश्वास पनपता है और उसकी वजह से जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो और सुदृढ़ होते हैं। और यही कारण है कि जो भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के विगत 1 दशक से काम कर रहा है, उसमें भारत को एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक दृष्टि से आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और उन समस्याओं को भारत समझ सकता है जो इन देशों में एक आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल हम देख रहे हैं, जैसे अभी जो म्यांमार में हो रहा है। तो भारत इन समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ पाता है क्योंकि संस्कृति से कहीं ना कहीं भारत इन देशों से जुड़ा हुआ है। जी, तो ऐसे में मिस्टर वधवा, हम ये जिसको सॉफ्ट पावर मानकर चलते हैं, ये सांस्कृतिक जुड़ाव भी उसी में आ जाता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी आ जाता है और तमाम अन्य आयाम अब इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सॉफ्ट पावर भारत को इस मंच पर अपनी कूटनीति के मद्देनजर कैसे सहायता करती है? देखिए, भारत और आसियान के बीच में अगर आज की सिचुएशन पर हम एक नज़र डालें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो व्यापार और इन्वेस्टमेंट की नीति है, उसको हम आगे कैसे आगे बढ़ावा दें ताकि हमारी नॉर्थ ईस्ट उससे जुड़े और डेवलप हो। और जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो ट्राइलैटरल हाईवे है, म्यांमार की स्थिति की वजह से वो ट्राइलैटरल हाईवे अभी आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि भारत को थाईलैंड तक कनेक्ट करने के लिए म्यांमार के थ्रू जाना पड़ता है और वहाँ पर अभी भी चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, ट्राइलैटरल हाईवे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगर ट्राइलैटरल हाईवे कंप्लीट हो जाती है तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक मौका मिलेगा कि अपने जो गुड्स हैं उसको वो एक्सपोर्ट कर सके और बाहर से साउथ ईस्ट एशिया से जो गुड्स आते हैं उनको इंपोर्ट भी कर सके। रास्ते में कनेक्टिविटी जो बनेगी उसमें भारत की जो कंपनीज़ हैं वो निवेश भी कर सकती हैं और दूसरा इसके थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट की जो महत्वपूर्णता है इन देशों के लिए वो भी आगे बढ़ेगी। कनेक्टिविटी को हम देखें तो एयर कनेक्टिविटी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो अभी 7 देशों के साथ ही है। 3 देश ऐसे हैं जिनमें हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, भारत उसके ऊपर काम कर रहा है और जैसे ही वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा जो मुद्दा हमारे बीच में है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है और पीपल टू पीपल कनेक्ट तभी बढ़ेगा जब हम
कई क्षेत्रों में अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाएं। और हमारे जो संबंध हैं वो हम देख रहे हैं कि भारत ने अब स्कॉलरशिप, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें स्कॉलरशिप शुरू करी हैं, तो स्टूडेंट्स की जो हम जोड़ेंगे उससे आगे चलकर संबंधों में काफ़ी इजाफा होगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि भारत ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर वर्कशॉप शुरू किए हैं आसियान के साथ में। ये भी नए फील्ड्स हैं और आसियान जो भी चाहता है, जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी है और डिजिटल पेमेंट्स हैं, जो उनका प्रायोरिटी है आजकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी भारत ने काफ़ी वर्कशॉप्स शुरू करे हैं आसियान के साथ में और ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया है। अभी इस समिट में मैं समझता हूँ कि फिनटेक को ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है और इसी तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं जिससे भारत और आसियान का कनेक्ट बढ़े ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आगे बढ़े, उस पर जोर ज़रूर बढ़ेगा। अशोक जोशी जी, आपको लगता है कि भारत भी जब इस प्रकार के मंच पे है तो भारत के अपने अनुभव का लाभ आसियान देशों या अन्य देशों तक पहुंचता नजर आएगा? तो निश्चित तौर से भारत ने जो बात सर ने कही अभी, फिनटेक में बहुत बेहतर किया। हमने दिखाया कि कैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने बहुत बेहतरी से काम किया, उसकी एक सफल उदाहरण के तौर पे भारत को देखा जाता है दुनिया में। क्या इस प्रकार के अनुभव के साथ में भारत अपने सहयोगी देशों के साथ भी आगे बढ़ता नजर आएगा? क्या उस दिशा में भी हम कुछ बेहतर सोच सकते हैं? निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें भारत ने विगत कुछ वर्षों में कामयाबी की नई मिसाल कायम की है। जैसे कोविड-19 से जब पूरा विश्व जूझ रहा था तो हमने जिस तरह से वैक्सीन्स अपने यहाँ न सिर्फ बनाए, हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन्स भेजे। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब क्वाड के मंच से बोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये वाकई में ये केस स्टडी है और जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ या विकासशील देश यदि इस क्षेत्र में कोई सहायता चाहते हैं तो हम निश्चित तौर पर अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। यही स्थिति जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखते हैं तो उसके विकास को लेकर के भी भारत 140 करोड़ की आबादी का बड़ा देश है। हमने सफलतापूर्वक अपने आप को डिजिटलाइज किया और इसकी सफलता का उदाहरण जब हम सब्जी लेने जाते हैं तब भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे जो एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है उसको भी हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, वो भी डिजिटली इनेबल्ड है। तो भारत इस उदाहरण को भी अपने इन तमाम जो सहयोगी देश हैं उनके साथ साझा करता है और सहायता करने के लिए तत्पर है। फिर एक हम स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में अपना एक बहुत ही सुदृढ़ डायस्पोरा जो बनाया, उस डायस्पोरा के पीछे का जो कारण है, उसकी शक्ति के पीछे का जो कारण है वो हमारी स्किल्ड फोर्स है, प्रोफेशनल्स हैं हमारे। तो भारत इस क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रहा है और अपने तमाम सहयोगी देशों से कह रहा है कि हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। एक यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम हमारे विदेश मंत्री ने अभी लाओस के साथ शुरू भी किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से यूथ एक्सचेंज शुरू किया गया। इसमें हमने अभी 26 जनवरी को जो अपना गणतंत्र दिवस मनाया, उसमें यहाँ से हमने कुछ नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट्स हैं उनका भी हमने एक्सचेंज करने की बात की और ये हम आसियान के स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। FTA एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि FTA एक ऐसा बिंदु है जिसको लेकर के भारत ये अलग अलग जितने भी मंच है, मिनीलेटरल्स हैं, इन पर जाकर के बात कर रहा है कि हमें FTAs की दिशा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का काम करना चाहिए ताकि सभी देशों को अपने अपने स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर और फिर एक जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसको एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से एक अच्छा बदलाव इसमें आए। तो मुझे लगता है आसियान के मंच से FTA भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के भारत बात भी करेगा और अपने सहयोगी देशों के साथ अपना अनुभव भी। वैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा इशू है जो आसियान के साथ एम्बेसडर वधवा हमारा शुरू से ही इस पर सोच बढ़ती रही है। अब जबकि हम देखते हैं कि आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया की बात करें या हम आईटिगा की बात करें, गुड्स एग्रीमेंट्स की बात करें, ये जो बैठकें हो रही हैं और अभी आईटिगा के अंतर्गत जैसे 8 सब कमिटीज़ भी बनाई गई हैं, फ्री ट्रेड एरिया के अंतर्गत 8 सब कमिटीज़ बनाई गई हैं जिनकी बैठकें हो रही हैं। FTA पर भारत चाहता है अगले साल तक कुछ फाइनल हो जाए, अभी भी नवंबर में इंपॉर्टेंट बैठक होनी है। तो ये सब चीज़ें जो हम गुडविल जनरेट करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं अलग देशों के साथ मिलकर, उनके साथ उनकी सहायता करना एक और बात है, लेकिन हाँ अलग अलग मंचों पर हम उनके साथ काम करते नजर आते हैं। बहुत जगह पर हम गुडविल क्रिएट करते हैं,
उसके साथ भारत का बढ़ता कद भी जुड़ जाता है और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक शख्सियत, एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व के तौर पर भी जुड़ जाती है। ये सब मिलकर भारत को कितने गुडविल दे पाते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कुछ संतुलन साधने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी अपनी पैठ बना सके, अपनी बात रख सके। जी, बिकॉज जैसे कि आपने कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और आसियान के बीच में काफ़ी साल पहले नेगोशिएट की गई थी और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी हमारा एग्रीमेंट है, लेकिन हमने देखा है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, नॉन ट्रेड बैरियर्स थे और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और उसके लिए रिव्यू की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जैसा कि आपने कहा, क्योंकि हमारे आसियान के साथ संबंध अच्छे हैं तो आसियान के साथ हमारी सहमति ये हुई है कि 2025 तक इसका रिव्यू होगा और रिव्यू के तहत इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे जाएंगे और जब अमेंडमेंट्स होंगे तो उसमें भारत के एक्सपोर्टर्स को इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट हम इसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि अभी हमारी इन्वेस्टमेंट जो आसियान से आ रही है ज़्यादातर सिंगापुर से आती है, बाकी के देशों से भी आनी चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि भारत जो है अपनी सप्लाई चेन्स बढ़ाने के लिए आसियान में कई देशों में इन्वेस्ट करे। अगर ये इन्वेस्टमेंट का जो MOU हुई है, ये इसमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं तो इसमें भी सहूलत मिलेगी। अंशु जी, क्योंकि मार्च 2025 अगले वर्ष तक इस रिव्यू को प्रोसेस को खत्म करने का एक टारगेट रखा गया। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम सर्विसेज के मामले में और बेहतरी के साथ में एक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में हम बन ही गए। ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के उत्पाद को आसियान का बाजार नहीं मिल पा रहा, जबकि आसियान का उत्पाद को भारत का बाजार बेहतरी से मिल रहा है। मुख्य तौर पे समस्या यही है, इसको बैठ के निपटाया कैसे जाएगा, उसका व्यवहारिक तरीका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि जो ये दो बात हम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर करने की और रेजिलियंस को बढ़ाने की। अभी जब बीते दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की और सिंगापुर की यात्रा की, तो सिंगापुर से बड़े हमें सकारात्मक खबरें सुनने को मिली, जिसमें कि सिंगापुर की एक कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करने की बात की, जिसने बेंगलोर में एक IT पार्क का पहले निर्माण किया हुआ है और भी इस प्रकार के कई इन्वेस्टमेंट्स की घोषणाएं की गई। एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और एक आपके अपने राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से और एक पूरा जो आपका ये एक मिनीलेटरल बना हुआ है, इसके भी विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि ये तमाम अभी चर्चा चल रही है या इन पर अभी एक रिव्यू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई रास्ता तो सामने आएगा जिसके माध्यम से इन बाधाओं को दूर करके और एक ऐसा एक अम्ब्रेला हम एक मैकेनिज्म बनाएं जिसके चलते एक विन विन सिचुएशन बने, जिसमें इन देशों को भी फायदा हो, क्योंकि इनके पास यदि आप देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कैपेबिलिटीज हैं या वर्कफोर्स है वो उतनी नहीं है जितनी कि भारत में है और भारत को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है भारत को, लेकिन ये आसियान के मार्केट की भी आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से कोई एक ऐसी विन विन सिचुएशन बने जिसमें आसियान के तमाम जितने ये देश हैं इनको भी फायदा हो और भारत को भी कहीं ना कहीं जी। लेकिन एम्बेसडर वधवा, एक बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ एक जो FTA बनता है वो सभी देशों पे नियम एक साथ लागू होते हैं, एक समान लागू होते हैं, लेकिन आसियान के साथ ऐसा नहीं है। आसियान में हमने तो नियम जो बनाए हैं वो सब पे एक साथ लागू हैं। 74% के लिए हमने टैरिफ कंसेशंस दे रखे हैं, तमाम जीरो कंसेशन, जीरो टैरिफ है। लगभग 14% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने टैरिफ बहुत कम कर दिया है इत्यादि। लेकिन ये सब देश, आसियान अपने देशों को ये मौका देता है कि आप अपने हिसाब से टैरिफ तैयार कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स पे कितना कम करना है इत्यादि। ये जो एक व्यवस्था है, ये एक वर्ग ये भी मानता है विशेषज्ञों का, एम्बेसडर वधवा, कि शायद भारत को अपनी इस नीति के ऊपर भी रीलुक करने की ज़रूरत है कि आपने जो एक समान नियम सबके लिए बना दिए हैं, लेकिन वहीं दूसरे देश जो आसियान के वो आपके साथ 1-on-1 अलग अलग नियमों के तहत कारोबार करते दिखते हैं। तो हम कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने
आसियान के साथ ये नेगोशिएशन स्टार्ट करी थी, तो ये फर्स्ट जनरेशन FTAs थे। और आसियान का जो FTA है ये इससे भारत ने शुरुआत ही की थी। उससे पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो ओपन अप अच्छी तरह से नहीं हुई थी पूरे देश, सभी देशों के लिए। तो जब शुरुआत हुई थी उसमें ये सोचा गया था कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सभी देश उसे उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे जिस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि आसियान के कई देशों में अलग अलग नियम हैं, उनके फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं जैसे वो अलग हैं, और नॉन ट्रेड बैरियर्स भी अलग अलग हैं। तो उनमें समानता लाने के लिए ही ये रिव्यू आजकल चल रहा है। इसमें जो 8 सब कमिटीज़ हैं ये सभी मुद्दों पर काम कर रही हैं, और जब ये रिव्यू ख़त्म हो जाएगा तो ये जो FTA है आसियान के साथ में, इसमें बढ़ोतरी ज़रूर होगी और उसके बाद जो है भारत को इसका फ़ायदा मिल सकता है। और ये अच्छी बात है कि ये रिव्यू शुरू हो चुका है और हमने एक डेडलाइन भी स्थापित कर दी है कि 2025 तक इसका रिव्यू खत्म होना चाहिए। मिस्टर वाधवा, एक सवाल ये, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब हम इस पूरे आसियान के समिट के लिहाज से बात करते हैं तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर साउथ चाइना सी तक का ये पूरा जो फ्री नेविगेशन का मामला है या चीन की विस्तारवादी सोच है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि आसियान देशों के कई ऐसे देश हैं जो अपने आप में चीन से बहुत बड़ी एक तरीके से तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम हर कोई जानता है। क्या ये विषय भी उन तमाम बिंदुओं के बीच में एक प्रमुख बिंदु के तौर पे होगा जब चर्चाएं हो रही होंगी साहब इलाके में शांति, स्थिरता, फ्री नेविगेशन जैसी तमाम चीज़ों को स्थापित करने के लिए मिलकर और प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है? तो अगर हम आसियान की जो रिलेशनशिप है भारत और चीन के साथ में, ये अलग अलग स्तर पर इसकी रिलेशनशिप है, क्योंकि चीन के साथ में चीन का वर्चस्व काफ़ी बड़ा है आसियान में। हम व्यापार की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, और उसकी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं भारत से कई ज़्यादा गुना हैं। और इसी तरह से जो चीन का वर्चस्व मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री प्रेजेंस में है, वो भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके चलते चीन आजकल आसियान के देशों के साथ में एक कोड ऑफ कंडक्ट पर विचार कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि साउथ चाइना सी में 5 देशों के ऊपर चीन के क्लेम्स हैं, और ये देश चाहते हैं कि उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो उनके साथ ही बना रहे। और ये तभी हो सकता है जब कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके कई मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कोड ऑफ कंडक्ट की नेगोशिएशन ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। भारत और आसियान देशों के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर जो रिलेशनशिप है वो इसीलिए आगे बढ़ी है क्योंकि इन देशों के पास साधन नहीं थे ताकि वो अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसकी देखरेख कर सकें, और इसी तरह से कई देशों के साथ भारत उनको रोका जाए। और इसीलिए जब आसियान के साथ भारत का शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे, तब भारत क्या कहता है इस पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि भारत एक किसी पहलू पर नहीं बल्कि एक बहुआयामी सोच के साथ सबके कल्याण के लिए बात करता है। और जो G20 में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत ने दिया, प्रोफेसर जोशी, वही मंत्र है जिसके आधार पर भारत कथन ही नहीं करने में भी उसको दिखाता है। और इस मंच पर भी यही उम्मीद की जाती है कि जैसे भारत पहले भी सबके विकास के लिए भी बात करता रहा है अपने विकास के साथ, ऐसा ही एक व्यापक दृष्टिकोण प्रधानमंत्री की ओर से रखा जाएगा। निश्चित तौर पर वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को लेकर के ही जब हम भारत की विदेश नीति को पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं तो देखते हैं कि कैसे बहुत ही गतिशील होते हुए एक सकारात्मक संदेश के साथ वैश्विक स्तर पर न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों में इस दर्शन ने नई ऊर्जा भरी, बहुपक्षीय अलग अलग मंचों से भारत ने आह्वान किया कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों का, अविकसित देशों का साथ दें और सभी साथ में मिलकर के आगे बढ़ें, वसुधा का कल्याण हो और हम सभी एक परिवार के रूप में इस वसुधा को कल्याणकारी बनाते हुए हम आगे बढ़ें।
और इसमें जब हम बात करते हैं तो वही फिर बात आ जाती है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, कि सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात आ जाती है और मुझे लगता है कि आज शायद आसियान के मंच को जब संबोधित करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी हो सकता है कुछ बात हो, क्योंकि अलग अलग मंचों से, चाहे G20 का मंच हो, चाहे क्वाड का मंच हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस के दृष्टिकोण से हम देखें, जो क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट है ये एक बहुत ही बड़ा और हमारे अब सर्वाइवल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसको कंट्रीब्यूट करना और जिस इससे जुड़े हुए जो लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करना अब कहीं कहीं मुझे लगता है कि आवश्यक है। तो किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ये तमाम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, विकासशील देश हैं, जो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं भारत के साथ, किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो वसुधा का कल्याण है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो एक व्यक्तिवादी सोच है उससे ऊपर उठ करके सभी को एक परिवार के रूप में लेते हुए सबका अच्छा हो इस भावना के साथ हम आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि शायद उसी भावना के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री भी आसियान के मंच को संबोधित आप जो बात करें। पर्यावरण को लेकर कह रही हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी का एक जो मंत्र रहता है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका एक दर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी पे भी बहुत फोकस रह सकता है, क्योंकि उस लिहाज से बहुत कुछ संभावनाएं इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें, उसके साथ साथ हम ग्रीन इकोनॉमी भी जोड़ दें और ग्रीन जॉब्स भी इसमें जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि जो हम एक व्यापार में जो हम कनेक्टिविटी में तरक्की की बात कर रहे हैं वो इस बात को साथ में रखते हुए कि हमारा पर्यावरण इससे कहीं भी नकारात्मक रूप से बाधित ना हो, उस पर कोई नकारात्मक असर ना हो, ये हम भावना साथ में लेकर के, ये संदेश, ये ऑब्जेक्टिव साथ में लेकर के हम तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो और इन तमाम देशों की ओर जब हम नजर डालते हैं तो ब्लू इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण एक ऐसा लक्ष्य है, एक ऐसा आगे के लिए एक फ्यूचरिस्टिक हमें गोल दिखाई पड़ता है, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में अपनी बात भी रखी थी। तो आसियान के मंच से भी निश्चित तौर पर उसको लेकर के बात हो सकती है और इससे जोड़ करके फिर हम ग्रीन जॉब्स की बात करें। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। आज आसियान परिवार के साथ इस बैठक में 11वीं बार भाग लेते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया,
वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ขอแสดงความขอบใจต่อความเห็นของประธาน 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आसियान और भारत के संबंधों को ये कहते हुए रेखांकित किया कि ये समन्वय, संवाद और सहयोग पर आधारित संबंध हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखा है कि किस तरीके से हम अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं और कैसे भारत इन देशों के साथ मिलकर विश्व के लिए भी काम करता नजर आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द ममता की शांति प्रिय देश है। भारत और आसियान के देश शांति प्रिय हैं। ये सीधा संदेश उस विस्तारवादी सोच के लिए भी है जो अपने आप में इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से तनाव पैदा करने की स्थिति करता है। 10 साल में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत तमाम क्षेत्रों में कैसे सहयोग बढ़ा है, उसका खाका भी प्रधानमंत्री ने रखा है और कैसे लगातार व्यापारिक जो स्थिति है वो दुगनी हुई, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या बड़ा संदेश यहां से प्रधानमंत्री की ओर से विश्व के लिए भी, आसियान के देशों के साथ साथ विश्व के लिए भी, जिस पर गौर करना चाहिए? सीधा सीधा संदेश माननीय प्रधानमंत्री के संदेश में मुझे यही दिखाई पड़ा पूरे विश्व के लिए कि समन्वय हो, संवाद हो और सहयोग हो, क्योंकि ये अपनी बीती यात्राओं में भी उन्होंने कहा कि ये समय युद्ध के लिए बिल्कुल भी नहीं है और फिर ये भी कहते आए हैं कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। यही बात आज उन्होंने अपने संदेश में कही कि जो आसियान के देश हैं, भारत है, ये सभी शांतिप्रिय देश हैं। ये अपनी सीमाओं को बढ़ाने में विश्वास नहीं करते, विस्तारवादी नीति में विश्वास नहीं करते, ये बहुत सकारात्मक विकास में विश्वास करते हैं। और इसमें कैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत आसियान और भारत के बीच में हुई, उसकी बात माननीय प्रधानमंत्री ने की। कैसे जब हम कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट 7 देशों के साथ भारत ने शुरू की, नए दूतावास यहाँ पे आपको रोकते हुए मिस्टर थोड़ा डिस्कशन वाइंड अप करनी है, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट जरूर चाहेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन पर। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये बात स्पष्ट करी है कि भारत और आसियान को साथ में मिलकर काम जारी रखना चाहिए
उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछले दशक में जो प्रगति हुई है उसके चलते जो हमारे व्यापार में जो उन्नति हुई है वो साफ देखने को मिली है जी। उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमारे समक्ष हैं और आगे चलकर भारत और आसियान इसी दिशा में चलते रहें, ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की है। भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज़ हैं, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है और आसियान आउटलुक है, उसमें समन्वय बनाए रखने की बात भी उन्होंने कही। बिल्कुल, एक तरीके से अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक में विस्तार बीते एक दशक में हुआ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये बहुत बहुत बड़ा एक तरीके से विस्तार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अनिल वाधवा जी आपका, अंशु जोशी जी आपका, इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी ममता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।